हेलो दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंत में हमारी आज की क्लास के बारे में एक क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना ना हो। अभी हम भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1793 का चार्टर अधिनियम, और आज का जो टॉपिक है वो 1813 का चार्टर एक्ट है। मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि ये जो दो अधिनियम है, यानी कि 1813 का अधिनियम और 1833 का अधिनियम, ये दोनों ही औद्योगिक क्रांति के परिणामों से संचालित हैं, या फिर कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं से संचालित है, क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी है। ये वही समय है। देखिए, औद्योगिक क्रांति तो धीरे धीरे पूरे विश्व में संपन्न हुई, लेकिन औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। अब हम विश्व इतिहास में ये जानेंगे कि भाई वही क्यों हुई। अभी केवल ये समझें कि इंग्लैंड में हो गई है, उसके कारण ये 1813 का अधिनियम और आगे चलकर 1833 का अधिनियम आ रहा है। तो ये सभी प्रावधान जो है वो आप समझेंगे कि किस तरह से औद्योगिक क्रांति के परिणामों से संचालित हो रहे हैं। ये सारे प्रावधान जो है आपने कई बार पढ़े होंगे, आप सभी को याद भी होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा चीजों को एक साथ जोड़कर समझिए कि सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जब औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में संपन्न हो गई तो अतिशय उत्पादन हुआ। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पूंजीपति, उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां स्थापित की, मशीनों से उत्पादन हो रहा है, तो उत्पादन अतिशय हो रहा है। और जब उत्पादन अतिशय हो रहा है तो उसके लिए न केवल बहुत सारे कच्चे माल की आवश्यकता है, बल्कि एक बड़े बाजार की भी आवश्यकता है। तो उस समय भारत एक बड़ा बाजार था, उस समय भी था और आज भी है। भारत बहुत बड़ा बाजार है, आज भी विश्व का मतलब ये कह सकते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा बाजार तो है ही। चीन के बाद इतनी जनसंख्या है भारत में, तो कह सकते हैं कि उस समय भी भारत एक बड़ा बाजार था और आज भी भारत एक बड़ा बाजार है। इसलिए इंग्लैंड के और भी जो व्यापारी थे, जो व्यापारिक कंपनियां थी, वो सभी भारत के साथ व्यापार करना चाहती थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने तो व्यापारिक एकाधिकार केवल किसे दे रखा था? ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि आप ही भारत के साथ व्यापार करेंगे। ब्रिटेन की कोई अन्य कंपनी या अन्य व्यापारी भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकेंगे। तो जो अन्य व्यापारी या अन्य व्यापारिक कंपनियां थी, उन्होंने अब ब्रिटिश सरकार पर ये दबाव बनाना शुरू कर दिया कि अब हमें भी भारत के साथ व्यापार करना है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पादन अब बढ़ गया है और भारत जैसे बड़े बाजार की हमें अब तलाश है। तो वही है कि जब आम नागरिक जो व्यापारी थे, उनका जब दबाव ब्रिटिश संसद पर, ब्रिटिश सरकार पर पड़ा, तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि हाँ, ये सही बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अब समाप्त कर देना चाहिए। तो 1813 के अधिनियम से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन जो चाय का व्यापार था और चीन के साथ जो व्यापार होता था, वो काफी महत्वपूर्ण था। किसके लिए? ब्रिटेन के लिए। इसलिए वो एकदम से उसे समाप्त नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि उसे अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ही संभाले, क्योंकि वो काफी महत्वपूर्ण था। वो ये चाह रहे थे कि एकदम से अगर हमने उस एकाधिकार को समाप्त किया तो अन्य लोग उस व्यापार को संभाल पाते हैं कि नहीं संभाल पाते, उन्हें इस बात का थोड़ा सा डर था। इसलिए वो एकदम से उसे समाप्त नहीं करना चाहते थे। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है चीन के साथ और चाय वाला जो व्यापार है, ये अभी हम इसको डिस्कस करने के बाद पढ़ेंगे कि आखिर वो क्यों इतना महत्वपूर्ण था ब्रिटेन की सरकार के लिए। तो ये समझ लीजिए कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया क्यों? क्योंकि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में संपन्न हो गई। चीन और चाय के साथ और चाय का व्यापार क्यों समाप्त नहीं हुआ, मतलब एकाधिकार समाप्त क्यों नहीं हुआ, तो वो अभी थोड़ी देर बाद में समझिए। ईसाई मिशनरियों को अनुमति। अब देखिए, पूरी तरह से औद्योगिक क्रांति से संचालित है यह 1813 का अधिनियम। तो एक बात समझिए कि जब ब्रिटिश कारखाना निर्मित वस्तुएं इतनी अतिशय उत्पादित हो रही हैं और उनके मूल्य भी काफी सस्ते हैं, तो क्या किसी चीज का मूल्य सस्ते हो जाना ही काफी है? क्या वो मार्केट में आएंगी, वो सस्ती बिक रही है तो लोग उसे खरीदने लगेंगे? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। जैसे जो कपड़े आप नहीं पहनते, जिस टाइप के कपड़े आप नहीं पहनते, जिस टाइप की चीजें आप नहीं उपयोग करते, वो चीज अगर सस्ती भी मिले तो आपको क्या
क्योंकि आपकी रुचि नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि डिमांड होने के लिए रुचि होने की आवश्यकता है। तो भारत का ऐसा कल्चर नहीं, भारत की ऐसी संस्कृति नहीं कि वह ब्रिटेन की कारखाना निर्मित वस्तुओं को खरीद सके, क्योंकि उनकी रुचि नहीं। तो यहां पर कुल मिला के अंग्रेज ये दिमाग लगा रहे हैं कि ब्रिटिश की कारखाना निर्मित वस्तुएं भारत में कैसे बिकेंगी, क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार है। तो भारत में अगर हमें ये वस्तुएं बेचनी है तो उनके प्रति रुचि पैदा करनी है। तो कुल मिला के उनका उद्देश्य ये था कि हम ऐसे भारतीय का निर्माण करेंगे जो रक्त और रंग में तो भारतीय हो लेकिन आचार और विचार में अंग्रेज हो। उसके लिए फिर उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। उन्हीं सब प्रयासों को आप एक एक करके पढ़ेंगे कि पहले तो ईसाई मिशनरियों को अनुमति दे रहे हैं कि जाके भारत जाओ और ईसाई धर्म का प्रचार करो। ईसाई धर्म का प्रचार करो मतलब धर्मांतरण करवाने का प्रयास करो। वही बात है कि अब ईसाई धर्म का प्रचार होगा तो ईसाई संस्कृति का प्रचार होगा। ईसाई संस्कृति का प्रचार होगा तो जो यूरोप में वस्तुएं बन रही हैं उन वस्तुओं के प्रति भारतीयों में रुचि पैदा होगी तो वो खरीदेंगे। और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि अगर यूरोपीय पद्धति से लोगों को शिक्षित किया जाए तब भी उनके अंदर यूरोपीय कल्चर के प्रति रुचि पैदा होगी। तो कहने का मतलब ये कि इस समय अगर वो ये कह रहे हैं कि हम शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, भारतीय लोगों को शिक्षित करेंगे, तो उनके 2 उद्देश्य हैं। यहाँ पर भारतीयों को शिक्षित करने का उद्देश्य जो था वो दोहरा था। पहला ये कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को चलाने के लिए बहुत सारे अधिकारियों और कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी, तो जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे वो तो ब्रिटेन से आ जाते थे, लेकिन क्या इतने अधिक कर्मचारी भी ब्रिटेन से आ सकते थे? और अगर वो वहां से आते तो उनको अधिक वेतन की आवश्यकता होती। तो वही वो चाह रहे थे कि जो छोटे मोटे काम होते हैं, क्लेरिकल वर्क होते हैं, उसके लिए भारत में ही अगर हमें लोग मिल जाएं तो उसके लिए भारत के लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। तो भारत के लोगों को हमें शिक्षा देनी है ताकि वो हमारा क्लेरिकल काम कर सके। और दूसरा उद्देश्य वही है कि हमें ऐसे भारतीय का सृजन कर देना है जो रक्त और रंग में तो भारतीय हो लेकिन आचार विचार में अंग्रेज हो, मतलब उसके अंदर रुचियां पैदा हो जाए। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यार भारत तो एक बहुत गरीब देश था, वो इतना बड़ा बाजार कैसे बन सकता है? ठीक बात है, भारत गरीब देश था, आज भी गरीबी है, ये बात तो सही है। लेकिन क्या सभी लोग गरीब हैं? सभी लोग आज भी गरीब नहीं है और कल भी गरीब नहीं थे। इतनी अधिक जनसंख्या, 130 करोड़ लगभग जनसंख्या है। अगर 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़ गरीब भी हैं तो बाकी 50, 60, 70 करोड़, तो कहने का तो आधे लोगों को हम मान लें कि वो चलो उनके पास इतनी क्रय शक्ति नहीं है कि वो बाजार जाकर नई नई चीजों को खरीद सकें, लेकिन आधे लोगों के पास तो है। तो भी तो कितनी बड़ी जनसंख्या बन जाती है 50 से 70 करोड़ के बीच। तो वही चीज है कि भारत में पहले भी गरीबी थी लेकिन अमीर लोग तब भी थे। तो वो चाहते भी यही थे कि केवल अमीरों को शिक्षा दी जाए। तो जो शिक्षा पद्धति हम इतिहास में पढ़ेंगे कि दरअसल शिक्षा नीति कैसी थी अंग्रेजों की, कि क्यों उन्होंने केवल अमीर लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि वो क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि हमारा सामान बिक सके। तो सामान तो वही खरीदेगा ना जिसके पास पैसे होंगे, इसलिए केवल अमीरों को शिक्षित किया गया। गरीबों की शिक्षा की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि नहीं, अंग्रेजों ने तो बहुत अच्छा काम किया, यहाँ पर आकर भारतीयों को शिक्षित कर दिया। भारतीय तो पहले बिल्कुल अशिक्षित थे, अनपढ़ थे, अंग्रेज नहीं आते तो शिक्षा कैसे होती। ये बात तो सही है कि उन्हें शिक्षित तो किया, लेकिन उनका उद्देश्य पूरी तरह से औपनिवेशिक था। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि भारतीय शिक्षित हो जाए, उनका उद्देश्य था कि भारतीय लोग शिक्षा प्राप्त करके यूरोपीय वस्तुओं के प्रति आकर्षित हों और यूरोपीय वस्तुओं को खरीदें। दूसरा उद्देश्य था कि भारतीय क्लर्क के रूप में कंपनी को सेवा दे सके। इसलिए यहाँ पर शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। लेकिन इस शब्द की यहाँ पर एक कमी इस बारे में ये समझ में आती है कि केवल ये बात कह दी गई कि 1 लाख रुपए खर्च होगा प्रति वर्ष, पर ये नहीं बताया कि कैसे खर्च होगा, कहाँ खर्च होगा, क्या योजना होगी। इसलिए इस प्रावधान का कोई महत्व नहीं अगले 20 वर्षों तक। जब तक 1833 का एक्ट नहीं आता तब तक इस प्रावधान का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि कह तो दिया कि 1 लाख खर्च करेंगे, लेकिन कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, मतलब शिक्षा पर करेंगे, लेकिन उसका एक कोई योजना भी तो होती है, वो तो कोई थी नहीं।
तो ये लागू नहीं हो पाया दरअसल। अंग्रेजों को भारत में जमीन लेने बसने की स्वतंत्रता यानी अधिकार दे दिया, हालांकि लाइसेंस के अंतर्गत रखा गया है। एक लाइसेंस प्राप्त करके आप भारत में जमीन खरीद सकते हैं, बस सकते हैं। तो यह भी वही है कि अब प्रत्येक ब्रिटिश के लिए भारत का दरवाजा क्या कर दिया, खोल दिया गया। तो कुल मिला के यहाँ पर यही है कि प्रत्येक ब्रिटिश को अब कह दिया गया कि आप जाइए भारत में जमीन खरीदिए, बसिए, वहां पर व्यापार करिए, वहां पर ईसाई धर्म का प्रचार करिए। तो सारे प्रावधान जो है वो कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए समझ में आते हैं। 1833 का एक्ट भी है, वो भी लगभग इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। तो अभी हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि आखिर चाय और चीन के साथ जो व्यापार था वो कंपनी के लिए इतना महत्वपूर्ण या ब्रिटिश सरकार के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों था कि उन्होंने उसका एकाधिकार समाप्त नहीं किया। तो प्राचीन भारत के संदर्भ में जो बात हम पढ़ते हैं कि प्राचीन भारत का यूरोप के साथ जो व्यापार था वो काफी संपन्न था, और वह व्यापार ऐसा था कि व्यापारिक संतुलन पूरी तरह से भारत की तरफ झुका हुआ था। क्यों झुका हुआ था? क्योंकि यूरोप में भारतीय मसालों की मांग तो थी, बहुत मांग थी, लेकिन भारत में यूरोप की किसी वस्तु की मांग नहीं थी। इसलिए यहां से जो मसाले जाते लेकिन वहां से कोई वस्तु नहीं आती। जब वस्तु नहीं आती तो सोने चांदी या कोई भी कीमती रत्न के रूप में, कीमती धातु के रूप में चीजें आती। तो कहने का मतलब यह है कि पूरा व्यापारिक संतुलन भारत के पक्ष में था। ऐसे ही चीन के साथ भी यूरोप का या ब्रिटेन का जो व्यापार था वो पूरी तरह से किसकी ओर झुका हुआ था? चीन की ओर झुका हुआ। जैसे वर्तमान में बात करते हैं कि चीन के साथ व्यापार चल रहा है तो पूरी तरह से चीन की ओर झुका हुआ है। उस समय भी चीन की ओर ही झुका होता था पूरा व्यापारिक संतुलन। क्यों? वही बात है कि चीन में उत्पादन होता था चाय का, चीन में चाय का उत्पादन होता है, और इस चाय का या इस चाय की मांग ब्रिटेन में है, बहुत ज्यादा मांग है। तो चाय यहां से ब्रिटेन आ गई, और ब्रिटेन की किसी वस्तु की मांग चीन में नहीं है, तो यहां से कोई वस्तु न जाकर सीधा क्या जा रहा है? मान लीजिए सोना जा रहा है, और भी कोई कीमती रत्न हो सकता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि सोना जा रहा है। तो व्यापारिक संतुलन पूरी तरह से कहां झुका हुआ है? चीन की ओर। अब चाय तो पीना जरूरी है, लेकिन पूरा व्यापारिक संतुलन जब चीन की ओर झुका हुआ है तो ब्रिटेन वालों को इस बात की चिंता है कि वो चिंतित हैं कि आखिर हम किस तरह से इस व्यापारिक संतुलन को अपने पक्ष में करें, क्योंकि ब्रिटेन के लोग आर्थिक रूप से फायदा चाहते थे। चाय तो चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि हमें ऐसा सोना ना देना पड़े वहां इतना ज्यादा। तो उन्होंने ये दिमाग लगाया कि क्यों ना हम भारत में चाय की खेती कराएं, जिससे कि हम चाय भारत से मंगाएं। क्योंकि भारत उपनिवेश था ब्रिटेन का, भारत पर शासन कर रहे हो, तो भारत से तो क्या करेंगे? वही चाय का उत्पादन कराएंगे, कम मजदूरी में चाय का उत्पादन करा लेंगे, कम पैसा देके चाय यहाँ से वहां पहुंच जाएगी। तो बहुत कम पैसा देकर चाय यहाँ से उत्पादित होकर कहाँ पहुंच जाएगी? ब्रिटेन। तो कुल मिलाकर उन्होंने क्या किया कि भारत में चाय का उत्पादन प्रारंभ करा है। तो जब इतिहास में हम कृषि का वाणिज्यीकरण पढ़ रहे होंगे तो यही बात कर रहे होंगे कि चाय का उत्पादन। हालांकि चाय के अलावा और भी कई फसलों का उत्पादन हो रहा होगा। अभी हम चाय के बारे में बात कर रहे हैं कि चाय का उत्पादन कराया, और अब चाय यहां से सीधा ब्रिटेन जा रही है। कहां से? भारत से। तो कहने का मतलब यह है कि पहले अगर 100 केजी चाय चीन से यहां जाती थी, तो अब लगभग 50 केजी चाय जो है वो यहां पर उत्पादित होकर ब्रिटेन जाने लगी। तो अब क्या हो गया कि अब 100 केजी की जगह चीन से मात्र 50 केजी की आवश्यकता होने लगी। तो बात यह है कि इस 50 किलो का तो वो माटी मोल दाम देकर यहाँ से चाय ले जाते थे, मतलब बहुत कम पैसा देते थे। मजदूरों का शोषण होता था, किसानों का शोषण होता था, ये सब आपने इतिहास में पढ़ा होगा। बात यही है कि ये 50 केजी तो बहुत सस्ती मिल जाती थी, लेकिन ये 50 केजी तो उसी रेट में मिल रही है। सोना जा रहा है मान लीजिए,
अब कुछ दिन तक तो उनको ये अच्छा लगा कि हाँ अब हमारा कुछ घाटा कम हो गया, लेकिन जब कुछ दिन हो गए, कुछ समय बीते, दिन का मतलब सालों से, जब कुछ साल बीत गए तो फिर ब्रिटेन को लगने लगा कि आखिर हम इस 50 केजी का पैसा भी क्यों दे रहे हैं। फिर उन्होंने और दिमाग लगाया कि कैसे इस व्यापारिक घाटे को कम किया जाए। तो इस व्यापारिक घाटे को कम करने के लिए उन्होंने ये सोचा कि कोई ना कोई ऐसी वस्तु की मांग यहाँ पर बढ़ाई जाए चीन में। तो किसी वस्तु की मांग अगर चीन में हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, उस वस्तु का वहां पर निर्यात करने लगेंगे, उसके बदले में हम चाय ले लेंगे। अब चीन में तो किसी वस्तु की मांग ही नहीं, तो उन्होंने क्या कराया, उन्होंने कराया ये कि भारत में अफीम का उत्पादन करवाया, अफीम की खेती शुरू कराई, और इस अफीम की लत चीन के युवाओं में एक योजनाबद्ध तरीके से डलवा दी गई कि चीन के युवाओं को अफीम के प्रति आकर्षित किया गया। तो अब चीन में अफीम की मांग बढ़ रही है और अफीम का उत्पादन कहां कराया जा रहा है, भारत में। तो इस चाय के बदले अब ये अफीम चीन जा रही है भारत से। तो अब आप समझ पा रहे हैं पूरी तरह से कि किस तरह से एक व्यापारिक ट्रायंगल बन रहा है। ये ट्रायंगल कैसा है देखिए, हम फिर से देख लेते हैं। इस ट्रायंगल का एक नाम है स्पेशली, हाँ, लंदन कैंटन कलकत्ता ट्रायंगल। लंदन कैंटन कलकत्ता ट्रायंगल, ये लंदन नाम सुना हुआ है, ब्रिटेन का एक बंदरगाह है, कैंटन चाइना का बंदरगाह है और कलकत्ता भारत का बंदरगाह है। तो बात यही है कि कैंटन से चाय जा रही है, भारत कलकत्ता से भी लंदन चाय जा रही है, और इसी भारत यानी कलकत्ता से कैंटन क्या जा रही है, अफीम जा रही है। ये है लंदन कैंटन कलकत्ता ट्रायंगल। ये है दरअसल ब्रिटेन का अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संकलन। इसी के लिए कृषि का वाणिज्य यानी चाय का उत्पादन, अफीम का उत्पादन कराया जा रहा है। इसी कारण से 1813 के एक्ट में चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, इसका जो एक अधिकार है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रहने दिया अगले 20 वर्षों तक। क्यों? क्योंकि ये व्यापार ब्रिटेन की सरकार के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा आपको कि क्यों 1813 में चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। आज की क्लास में इतना ही। तो ये रहा आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में देना ना भूलें। इस वीडियो से संबंधित जो भी आपको डाउट है वो कमेंट में बता सकते हैं आप, और जो भी सुझाव है वो भी आप दे सकते हैं। और इससे अलावा और भी जो फैक्ट हैं इस टॉपिक से संबंधित वो सब हम अपने इंस्टाग्राम पेज पर या फेसबुक पेज पर उपलब्ध करा देंगे। इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू।